इसमें पिछले साल भी हम यहाँ पर इकट्ठे हुए थे, कई लोग पिछले साल भी इसमें शामिल हुए थे। और जो इस साल नए हैं उनके लिए भी मिलेट्स की जानकारी, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने मिलेट्स को 2023 को तो मिलेट्स ईयर घोषित करवाया था, पूरे वर्ल्ड में मिलेट्स ईयर मनाया गया था। तो उसी उपलक्ष्य में एक जागरूकता कार्यक्रम जो स्टार्ट हुआ है हमारे जिले में, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम इसकी जानकारी प्राप्त करें और साथ में इसको अपने दैनिक दिनचर्या में उपयोग भी लेकर आए। अब मिलेट्स जो है श्री अन्न है, इसके बारे में बात करने से पहले, क्योंकि ये हमारी मीटिंग थोड़ी लंबी चलेगी, तो हम उससे पहले जो हमारी खेती है उसमें जो छोटी छोटी समस्याएं भी आ रही है, एक समसामयिक समस्याएं जो आ रही हैं, तो वो कुछ जमीन से रिलेटेड है और कुछ कल्चरल प्रैक्टिस से रिलेटेड है। तो उस पर थोड़ी सी चर्चा करें, उसका संबंध हमारे मिलेट से भी है, क्योंकि हमको जमीन की जो उर्वरा शक्ति है, जो उत्पादन शक्ति है, उसको बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है, इसी पे हमको चर्चा करना है। और मिलेट्स को हम अपनी खेती में क्यों शामिल करते हैं, क्योंकि हमारी जमीन की जो हम बात करते थे, कई दिनों से बात करते आ रहे हैं कि हमारी क्रॉप रोटेशन होना चाहिए, फसल चक्रीकरण होना चाहिए, कृषि विविधीकरण होना चाहिए, जिससे कि हम जो एक फसली और एक किस्म पर जा रहे हैं तो वो हमारा उसमें रिस्क बहुत ज्यादा रहता है। तो उसको रिस्क को हम कैसे कम करें, इन सभी बातों को स्टार्ट करते को ध्यान में रखकर मैं स्टार्ट करता हूं कि हमारे यहाँ जो अभी समस्या है, जैसे कई किसानों ने गेहूं लगाया है, चना लगाया हुआ है, तो गेहूं में अभी कई खेतों में पीलेपन की समस्या आ रही है, कई खेतों में जर्मिनेशन की समस्या। हमारे यहाँ होशंगाबाद जिला और हमारा जो नर्मदा क्षेत्र है, सेंट्रल नर्मदा वैली, इसमें एक सबसे बड़ी समस्या बीज दर की है कि हम बीज दर बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं। उसका एक मेन कारण है कि हमारे खेत में अंकुरण की क्षमता कम होती है। जो हम बीज दर ज्यादा उपयोग करते हैं तो उसमें से कम ही बीज हमारा अंकुरण हो पाता है। तो उसके लिए हम क्या करें, ये सारी चीजें इसी पर निर्भर करती है। तो हमारे यहाँ अगर पहले हम लोग पढ़ते थे और साथ में जब मिट्टी परीक्षण भी करवाते थे, तो हमारे यहाँ कार्बन की मात्रा जमीन में 5% से अधिक आती थी। उसका एक मेन कारण था कि हम जो है एक तो फर्टिलाइजर का उपयोग कम करते थे, दूसरा आग कम लगाते थे, तीसरा हमारे घर में जो कंपोस्ट खाद होती थी, गोबर की कंपोस्ट खाद, उसका प्रयोग हर साल हम 2 से 3 साल के अंदर में उसका प्रयोग खेत बदल बदल के करते रहते थे। उससे हमारे जो खेत है उसमें कार्बन की पर्याप्त मात्रा पहुंचती थी। अब वो कार्बन की मात्रा 0.5%, मतलब आधा प्रतिशत से भी कम आ गई। उस आधा प्रतिशत इतना कम आने से हमारी जमीन जो है हार्ड हो गई, कड़क हो गई, उसमें जल धारण क्षमता कम हो गई। इस वजह से हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने लगी धीरे धीरे, जैसे कार्बन प्रतिशत नीचे जाता गया और क्रिटिकल लेवल उससे कम होता गया, जर्मिनेशन की समस्या चालू हो गई। धीरे धीरे हम 40 किलो से 50 किलो, 50 किलो से 60 किलो, फिर 75 किलो, 1 क्विंटल और अब लगभग 1.25 क्विंटल प्रति एकड़ के करीब गेहूं या चने में भी बीज दर 50 किलो प्रति एकड़ के करीब पहुंच गया। तो उसको वापिस हमारी जमीन को हम कैसे स्वस्थ बनाएं, ये एक ज्वलंत मुद्दा है और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए, हमारे जमीन की जल धारण क्षमता बढ़ाने के लिए, हमारे जमीन की अंकुरण क्षमता बढ़ाने के लिए हमको विशेष तौर से जमीन के स्वास्थ्य का विशेष तौर से ख्याल करना है और उसमें ऐसा काम करना है जिससे हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़े। तो उसके लिए जो हम पुराने समय में करते वही क्रियाएं फिर से दोहराना है। हमको वही जो गोबर की कंपोस्ट खाद या उसको हम वर्मी कंपोस्ट में परिवर्तित करते हैं, उसको चालू करना है। जो हम अंधाधुंध आग लगा रहे हैं, पराली में आग लगा रहे हैं, गेहूं की नरवाई में आग लगा रहे हैं, उसको हमको बंद करना होगा।
उस पराली को, उस गेहूं की नरवाई को हमको कंपोस्ट खाद में परिवर्तित करना होगा। हमको कुछ एरिया में 2 से 3 साल या 5 साल जितना भी आप कर सकते हैं, कुछ एरिया में हरी खाद की बोनी करनी होगी और हरी खाद को खेत में पलटकर हमको कंपोस्ट में परिवर्तित करना होगा। इस प्रकार से जब धीरे धीरे हम ये क्रियाएं चालू करेंगे तो हमारे जमीन में कार्बन की मात्रा बढ़ती जाएगी और हम जब ऑप्टिमम लेवल पर पहुंच जाएंगे तो हमारी बीज दर भी कम होगी, जिससे हमारा बीज बचेगा, क्योंकि बीज एक महंगी चीज होती है। कई फसलों में हम संकर बीज का प्रयोग करते हैं, हाइब्रिड सीड का, जैसे धान में भी करते हैं और विशेष तौर से मक्का का एरिया हमारे यहाँ बढ़ रहा है तो मक्का में भी हम हाइब्रिड सीड का प्रयोग करते हैं। हम सरसों में भी हाइब्रिड सीड का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर काफी बड़े एरिया में सब्जी वाली फसल होती है, वेजिटेबल क्रॉप होती है, उसमें भी हम हाइब्रिड सीड का प्रयोग करते हैं। तो ये बहुत महंगा होता है और अगर इसकी बीज दर ज्यादा होती है तो हमको सबसे बड़ा खर्चा उसी में लग जाता है। तो हम कोशिश करें कि जो ऑप्टिमम रिकमेंडेड बीज दर है उसी में हमारी उच्चतम उत्पादन ले सकें। तो उसके लिए पर्याप्त अंकुरण क्षमता हमारी इस जैविक खाद से, इस कंपोस्ट खाद से बढ़ेगी। दूसरा, हम अगर नरवाई नहीं जलाएंगे तो वातावरण को भी बहुत फायदा होगा। तो हम ये क्रियाएं करके वातावरण को भी बहुत फायदा और उससे बचा सकते हैं। अभी हमको सुनने में आ रहा, रोज पेपर में हम पढ़ते जा रहे हैं कि सांसों की समस्या हो रही है, जो वायु में प्रदूषण दिने दिन बढ़ता जा रहा है। हमारे होशंगाबाद पहले मध्य प्रदेश इस श्रेणी में नहीं था। एक दिन टीवी में आ रहा था डीडी किसान पर कि इस बार सबसे ज्यादा नरवाई जलाने की समस्या मध्य प्रदेश में हुई है। तो मध्य प्रदेश का भी वातावरण, हवा की क्वालिटी दिने दिन खराब होती जा रही है। तो हम कोशिश करें कि हम अपने वातावरण को भी स्वच्छ बनाएं, जिससे हमें आने वाला भविष्य, हमारे बच्चे जो है वो सुरक्षित रहें। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो मुद्दा था। दूसरा, गेहूं में जो पीलेपन की समस्या आ रही है उसका भी कहीं ना कहीं कारण जमीन से ही जुड़ा हुआ है। जमीन में जो पोषक तत्व है उनकी उपलब्धता कम होने का एक कारण कार्बन, जैविक कार्बन की कमी है। हम नाइट्रोजन, यूरिया या डीएपी या पोटास या जिंक, इनका प्रयोग भरपूर मात्रा में हर किसान कर रहा है। कुछ किसान दूसरी चीजें भी प्रयोग कर रहे हैं, कोई ह्यूमिक एसिड भी डाल रहा है, माइक्रोराइजा भी डाल रहा है, पर समस्याएं कम नहीं हो रही, गेहूं का पीलापन दूर नहीं हो रहा है। तो जैविक कार्बन बढ़ाने से जो गेहूं का पीलापन है उसमें भी कमी आएगी। जो पोषक तत्व हम उनको दे रहे हैं उसकी मात्रा में भी कमी आएगी, क्योंकि जैविक कार्बन के माध्यम से जो जमीन में जो सूक्ष्म जीव है उनकी संख्या अपने आप बढ़ेगी और वो सूक्ष्म जीव हमारे जो पोषक तत्व हम जो जमीन को प्रदान कर रहे हैं उसकी उपलब्धता को बढ़ाएंगे, जो हम अलग से दे रहे हैं। तो इसकी आवश्यकता नहीं होगी। सिर्फ पहले हम यूरिया से काम चला लेते थे, डीएपी से काम चला लेते थे, पोटास से या एनपीके से काम चला लेते थे। अब हमको कई चीजें जमीन में प्रयोग करना पड़ रही है गेहूं का पीलापन दूर करने के लिए, तो ये समस्याएं नहीं होगी। तो आप ध्यान रखें, जो जिंक का प्रयोग यूरिया के साथ में बाद में कर रहे हैं उसका उपयोग हम बोनी के समय करें। अगर अपने खेत में जिंक की कमी है उसके लिए विशेष तौर से अगर मिट्टी परीक्षण करा ले तो ज्यादा अच्छा है। मिट्टी परीक्षण में हमको पता चल जाता है कि किस तत्व की कितनी कमी है और किस फसल को कितना पोषक तत्व की जो आवश्यकता है, तो उस हिसाब से हम अपनी जमीन में खाद का प्रयोग करें। किंतु उससे ज्यादा जरूरी है कि हम जमीन में हमारे जो सूक्ष्म जीव है, जो केंचुआ है, उसकी मात्रा को बढ़ाएं, उसकी संख्या को बढ़ाएं। तो उसकी संख्या को बढ़ाने के लिए हमारे पास जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है हमारे खेत में जैविक कार्बन का बढ़ाना। तो आप इस प्रकार से गेहूं में जो पीलेपन की समस्या है उसको भी कम कर सकते हैं, या दूसरी फसल में, धान में, मक्का में या चने में ये जो ग्रोथ कम आ रही है। चने में भी कई किसानों के हमारे पास फोन आते हैं, मैसेज आते हैं कि साहब चने में ग्रोथ नहीं आ रही। उसका भी मेन कारण यही है, कई किसान जो है चने में भी यूरिया का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यूरिया को कभी किसी भी वैज्ञानिक ने, साइंटिस्ट ने, कृषि विशेषज्ञ ने, कृषि विभाग में चने में, मूंग में, सोयाबीन में यूरिया की रिकमेंडेशन कभी नहीं की।
इसकी अनुशंसा कभी नहीं की, किंतु जब किसान को अपनी फसल की ग्रोथ कम लगती है तो वो फिर उसी पे जाता है, चने में भी यूरिया का प्रयोग करने लगता है। तो ये जो है, अगर इन चीजों का हम ध्यान रखें तो हमारी ये जो पोषक तत्वों की उपलब्धता कम मात्रा में भी अगर हम अपने खेत में पोषक तत्व देते हैं तब उसकी उपलब्धता हमारे पौधों को हो जाती है। तो इस प्रकार से ये कुछ वो थी। इसका हम फोलियर स्प्रे पे भी जा सकते हैं। जैसे अभी फिलहाल में जब तक हम ये ना करें तो हमारे खेत में अगर जैसे जिंक की कमी आ रही है या सल्फर की कमी आ रही है तो उसका हम फोलियर स्प्रे के द्वारा भी इस कमी को पूरा कर सकते हैं। नाइट्रोजन की कमी को भी हम नैनो यूरिया के माध्यम से, नैनो डीएपी के माध्यम से उसको कम कर सकते हैं। 05234 के माध्यम से पोटास की कमी को 0052 के माध्यम से स्प्रे के माध्यम से भी हमारे पौधों को पोषक तत्व को उपलब्ध कराकर जो फसलों में जो पीलेपन की समस्या आ रही है उसको हम दूर कर सकते हैं। कुछ किसानों के यहाँ जड़ माहों की समस्या भी आ रही है, उसके कारण भी गेहूं की फसल पीली होती जा रही है। तो जड़ माहू अगर आपके खेत में दिखाई देता है, जड़ में छोटे छोटे से ब्राउन कलर के माहू जैसा कीड़ा दिखाई देता है, तो उसके लिए आप कोई भी हल्की दवा जैसे कि इमिडाक्लोपिड का प्रयोग करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इस प्रकार से अपनी जो अभी फसल लगी हुई है, चाहे गेहूं की हो चाहे चने की हो, उसको आप जो कमजोर अवस्था या पीलेपन की अवस्था से बाहर लेकर आ सकते हैं। ज्यादा खर्चा नहीं है, बिल्कुल कम खर्चे में ही। अब हम आते हैं मिलेट्स पर या श्री अन्न पर। मिलेट्स के कई नाम है, मिलेट्स इंग्लिश नाम है, हिंदी में हम उसको श्री अन्न भी बोलते हैं और इसके अलावा मोटा अनाज भी बोलते हैं। और इसके बाद मोटा अनाज में भी बहुत सारे प्रकार के अनाज है, तो उनके नाम से भी हम उसको बुलाते हैं। मोटा अनाज हम इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि इसका साइज मोटा नहीं होता है, साइज तो वही रहता है, छोटा ही दाना रहता है, किंतु इसका जो गुण है, इसके जो गुण है वो मोटे रहते हैं। पुराने समय में श्री अन्न का हमारे प्रत्येक घर में बहुतायत में इसका प्रयोग किया जाता था, किंतु अब इसका प्रयोग बहुत कम हो गया है। मोटा गुण इसमें यह होता है कि इसमें प्रोटीन परसेंट ज्यादा होता है, हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने का गुण इसमें होता है। इसमें रोग कीट बीमारियां बहुत कम आती है, उस वजह से यह एक ऑर्गेनिक आहार की तरह काम करता है मोटा अनाज। तो जो ऑर्गेनिक जो जैविक अनाज है उसका प्रयोग करने से हमको जो फायदा होता है वही इस मोटा अनाज श्री अन्न के प्रयोग से होता है। तो इसमें जिंक आयरन की मात्रा पर्याप्त मात्रा में होती है। आजकल हम देख रहे हैं हर घर में समस्या है, या तो किसी को शुगर है या किसी को ब्लड प्रेशर है या कई तरह की बीमारियां हैं। पहले ये नहीं होती थी क्योंकि हम पहले मोटा अनाज या श्री अन्न का उपयोग हमारे घर में करते थे, ज्वार का उपयोग करते थे, बाजरा का उपयोग करते थे, सीजन के हिसाब से हमारा आहार होता था। किंतु हम 12 महीने गेहूं चावल का उपयोग करते हैं। श्री अन्न अब हम सिर्फ किसान हैं, वो सब गरीब किसान, छोटे तबके के किसान